रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 हमने परफॉर्म करना, सॉल्व करना है, यानी कि हमने, और आपके सामने अगर बुक होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको स्क्रीन में भी प्रॉब्लम नंबर 2 नज़र आ रही है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, जहाँ पे हमने करना है। और आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कहता है ये ट्रांजैक्शन है, इनका इम्पैक्ट आपने शो करना है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन पर। कह रहा है मिस्टर रहीम कमेंस्ड बिजनेस। मिस्टर रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस्ड का मतलब स्टार्ट किया विद कैश, कैश से 4 लाख और फर्नीचर के साथ 1 लाख। तो मिस्टर रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और फर्नीचर के साथ। यानी आप ये समझे मिस्टर रहीम बिजनेस में कैश लेकर आया। अगर वो बिजनेस में कैश लेकर आएगा, इधर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर पहले। अगर वो बिजनेस में कैश लेकर आएगा तो बिजनेस में जो मौजूद एसेट है, कैश है, उसमें इजाफा होगा। यानी मालिक बिजनेस में कैश लेकर आया तो कैश में इजाफा हुआ। यहां पे हम लिखेंगे कॉलम में कैश। ना सिर्फ वो कैश लेकर आया बल्कि फर्नीचर भी लेकर आया, हम प्लस कर देंगे फर्नीचर भी आया। और ट्रांजैक्शन नंबर ए है जी, कैश आया है 4 लाख, फर्नीचर आया है 1 लाख, और हमें पता है ये 4 लाख बिजनेस में आया तो कैश में इजाफा हुआ। फर्नीचर मालिक लेकर आया बिजनेस में तो फर्नीचर में इजाफा हुआ। साथ ही मालिक का सरमाया बिजनेस में बढ़ गया, ये ओनर्स इक्विटी है। यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल, यहां पे प्लस ओनर्स इक्विटी कैपिटल, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कैपिटल। तो टोटल मिला के मालिक का सरमाया कितना हो गया 5 लाख। यानी 4 लाख कैश लेकर आया, 1 लाख फर्नीचर लेकर आया, तो टोटल कुल मिला के बिजनेस ने मालिक को 5 लाख वापस करना है। यानी जो बिजनेस का जो सरमाया, मालिक का सरमाया बिजनेस में है, यानी जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो कैपिटल है। कितने पैसे इन्वेस्ट किए टोटल 5 लाख, 4 लाख कैश की शक्ल में, 1 लाख फर्नीचर की शक्ल में। अगली लाइन आइए हम देखते हैं। अगली लाइन बी नंबर है। बी नंबर में लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख। 2 लाख की बिल्डिंग परचेज की। वापस जाते हैं यहां पे, ये बी ट्रांजैक्शन है। बी बिल्डिंग परचेज की। जब बिल्डिंग परचेज की तो बिजनेस में मौजूद ऑलरेडी जो बिल्डिंग है उसमें इजाफा हुआ। तो बिल्डिंग हमारा एसेट है। पहले देखना जो चीज आ रही है वो एसेट है, लायबिलिटीज है, ओनर्स इक्विटी है। वो एसेट है, मैंने आपको नाम लिखवाए हुए थे। यहां पे फर्नीचर से आगे हम ऐड कर देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आ रही है जनाब। कितनी बिल्डिंग आ रही है 2 लाख की। तो यहां पे बी में हमने लिख दिया जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 2 लाख। ये बिल्डिंग तो आ गई है, जाहिर है हमने किस तरह आई है, हमने परचेज की है। तो परचेज अगर की है तो कोई ना कोई अमाउंट तो पे की होगी। ठीक है, हमने पैसे देकर ये बिल्डिंग परचेज की है। बिल्डिंग आई है तो बिल्डिंग में इजाफा होगा। हमने अपनी पॉकेट में से कैश दिया उसके बदले बिल्डिंग आने के बस, तो ऑलरेडी जो बिजनेस में कैश है 4 लाख, उसमें कमी वाकई होगी, माइनस 2 लाख। यहां पे माइनस 2 लाख। ये 2 ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। आपने लाइन ड्रा करनी है।
अच्छा जी, ये है बैलेंस, बैलेंसिंग, मुख्तसर BAL से लिखते हैं। 4 लाख में से 2 लाख गया तो बाकी 2 लाख रह गया, बकाया ये कितना रह गया 1 लाख, ये कितना हो गया 2 लाख, यहाँ पे आ जाए कैपिटल कितना जी, ये भी 5 लाख, यानी यहाँ पे ज़ीरो है ना, ये फर्नीचर में कोई इजाफा नहीं हुआ तो वही अमाउंट नीचे आ गई, ज़ीरो समझ लें इजाफा हुआ। अगर आप इस तरीके से ज़ीरो भी लिख देंगे तो एक ही मीनिंग है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मतलब फर्नीचर इस ट्रांजैक्शन में ना आया ना गया, तो हमने उसी तरीके से नीचे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। आगे नंबर C जो ट्रांजैक्शन है उसको देखते हैं। बुक भी आपके पास होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। परचेज गुड्स वर्थ 25,000 ऑन क्रेडिट, कहता है 25,000 की चीज़ें हमने खरीदी हैं उधार, क्रेडिट बेसिस पे 25,000 की चीज़ें उधार बेच खरीदी हैं। पहली बार जब चीज़ें खरीदी हैं तो बिजनेस में मौजूद गुड्स की तादाद क्वांटिटी में इजाफा हुआ। गुड्स हमारा एसेट है, यहाँ पे पहले देखें क्या ऑलरेडी कोई गुड्स मौजूद है एसेट, अगर नहीं मौजूद तो हम नया क्रिएट कर लेंगे, और गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री का एसेट क्रिएट करने लगा हूँ। इन्वेंट्री कितने की चीज़ें खरीदी हैं जी, नंबर C देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा ये 25,000 की। तो यहाँ पे C के सामने मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेंट्री खरीदी है जनाब 25,000। जब भी कोई चीज़ खरीदी जाए दो ही सूरतें हैं, या तो नगद खरीदी होगी या उधार खरीदी होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, C नंबर पे एंड पे देखिए ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। जब आपने गुड्स उधार खरीदी हैं तो इसका मतलब है आपने पेमेंट करनी है। अल्फाज पे दोबारा गौर करें, हमने गुड्स खरीदी हैं उधार, जब उधार गुड्स खरीदी है तो इसका मतलब है हमने अदायगी करनी है, तो जिम्मेदारी होगी ना, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी में मैंने 5-6 नाम लिखवाए थे, वो कौन सी लायबिलिटी है जिसमें हम चीज़ें उधार खरीदें उसकी पेमेंट करनी हो। अकाउंट पेबल अगर आपको याद है, क्रेडिटर्स के नाम से मैंने आपको लिखवाया था, तो लायबिलिटी में इजाफा हुआ। ये लायबिलिटीज है दूसरी साइड पे, यहाँ पे अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी में इजाफा हुआ। ठीक है, तो कितने की जिम्मेदारी बढ़ी है 25,000 से। यहाँ पे मैंने लिखा 25,000, यहाँ से 25,000 मैंने लिख दिया और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं बैलेंसिंग करने लगा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आइए देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है नंबर D में, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, चीज़ें बेची हैं हमने उधार। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, तो सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट का मतलब है चीज़ें हमने उधार बेची हैं फॉर रुपीज़ 20,000, 20,000 की। अब 20,000 की हमने चीज़ें बेची हैं। जब चीज़ें बेची हैं तो क्या दो चेंजेस हुई एटलीस्ट। जब हम गुड्स बेचेंगे, इन्वेंट्री बेचेंगे, तो इसका मतलब 25,000 के आप समझ लें हमारे पास सूट थे, उसमें से 20,000 के सूट बेच दिए, तो इसका मतलब जो ऑलरेडी सूट थे, इन्वेंट्री थी, गुड्स थी, उसमें कमी वाक़या हुई। तो कितने की बेची है हमने, 20,000 की बेची, तो 20,000 की इन्वेंट्री में कमी वाक़या होगी।
ये लो जी 20,000 माइनस हो गया। दूसरी चीज, अगर हमने बेची है या तो हमने उधार बेची होगी या नगद बेची होगी। अगर नगद बेचते हैं तो कैश आता है, लेकिन यहां पे हमने नगद नहीं बेची, हमने उधार बेची है, तो इसका मतलब कैश नहीं आया हमारे पास। जब हम चीजें उधार बेची हैं तो हमारे पास हमने पैसे वसूल करने हैं, पैसे वसूल नहीं किए, तो इसका मतलब पैसे वसूल करने हैं। और पैसे वसूल करने को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है और ऑलरेडी एसेट में मौजूद नहीं है, तो मैं यहां पे नया नाम क्रिएट करता हूं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, और यहां पे मैं ऐड कर देता हूं 20,000 रुपये मेरे अकाउंट रिसीवेबल में जमा हो गए। जब अब ये लाइन मुकम्मल हो गई तो इसी तरह आपने लाइन लगानी है। यहां पे अगेन मैं करूंगा बैलेंसिंग 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 25,000 में से 20,000 गए 5,000, ये 20,000 उसी तरीके से नीचे, और ये उसी तरीके से 25,000, और यहाँ पे 50,000 एजिट कैपिटल की तरह नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं नंबर ई। नंबर ई ट्रांजैक्शन, दूसरी लाइन आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, पेड कैश टू क्रेडिटर्स 50,000, 15,000। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसे हमने देने हैं। क्यों देने हैं उनको पैसे? क्योंकि उनसे हमने चीजें उधार खरीदी थी। क्रेडिटर्स को अकाउंट पेबल भी कहते हैं। ये देखें अकाउंट पेबल 25,000 रुपये, कहता है जिनको हमने पैसे देने थे क्योंकि हमने उनसे चीजें उधार खरीदी थी, उनको हमने 15,000 रुपये अदा कर दिया। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, हमने पैसे अदा करने थे 25,000, उसमें से 15,000 हमने अदा कर दिए। जब हम अकाउंट पेबल की अदायगी करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी में कमी वाक़या होगी, हमारे शोल्डर पे बोझ उतरेगा कि भाई शुक्र है या अल्लाह 15,000 का कर्जा उतरा, तो ये 15,000 में माइनस कर रहा हूं। एक तो जिम्मेदारी कम हुई और दूसरा पेड, हमने कैश दिया। जब कैश दिया तो कैश वाले एसेट जो बिजनेस में मौजूद है उसमें कमी वाक़या हुई, तो 15,000 रुपये हमारे पास कैश कम हो गया। ये 2,00,000 है, सॉरी एक ज़ीरो कम है, यहाँ पे भी एक ज़ीरो। अच्छा जी, तो ये 15,000 रुपया कम हो गया। और ये हमारे पास ई ट्रांजैक्शन, लाइन ड्रॉ की उसी तरीके से आपने, और बैलेंसिंग आपने करनी है। 2,00,000 में से 15,000 माइनस किया, 1,85,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000। इधर आ जाए 25,000 में से 15,000 हमने माइनस कर दिए, तो बाकी कितने रह गए? 15,000, सॉरी 10,000। और इधर हमारे पास जो है वो है 50,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स। हमने डेटर्स से 10,000 रुपया वसूल किया। डेटर्स कौन है? अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल एक नाम है, क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल एक नाम है। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स,
10,000। वो कह रहा है, ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल, ये डेटर है, इनसे हमने 20,000 रुपया लेने थे। 20,000 रुपया ये हमारे मकरूज थे। ये इसमें से कितने पैसे इन्होंने दे दिए? रिसीव कैश फ्रॉम 10,000, 10,000 रुपया इन्होंने हमें दे दिया रिसीव्ड, हमने कैश रिसीव किया। जब कैश रिसीव किया तो हमारे पास कैश आया, जाहिर है कैश रिसीव किया है, लिखा हुआ रिसीव्ड, तो कैश रिसीव किया, तो कैश में इजाफा हुआ। ये यहाँ पे मैं इजाफा करने लगूँ कैश में 10,000। दूसरी बात एक और, हमने पैसे लेने थे 20,000, वसूली कर ली है। उसमें से कितने वसूल किए? 10,000, तो कम हो जाएंगे ना 20,000 में से। तो 20,000 रुपये लेने थे, 10,000 रुपया ले लिए, तो अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट में कमी वाक़ हुई। तो मैंने ये लाइन ड्रा की और यहां पे हमने लिखा बैलेंसिंग। 1,85,000 प्लस 10,000, 1,95,000 प्लस 1,00,000, ये 2,00,000 उसी तरीके से, ये आ गया 5,000। 20,000 में से 10,000 गए, बकाया 10,000 रह गए हमारे अकाउंट रिसीवेबल। ये हमारा जो कर्जे देने थे अकाउंट पेबल में वो 10,000 रह गए, और जो माली का सरमाया जो अभी भी इन्वेस्ट किया है वो 50,000 नहीं, ये सारी 1 0 कम हो गई यहाँ से, ये 5,00,000 प्लस। अच्छा जी, उसके बाद गुड्स रिटर्न वाली बात अब आ गई। कहता है गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स 1,500। हमने चीजें, गुड्स रिटर्न, चीजें वापस कर दी। किसको? टू क्रेडिटर्स, उन लोगों को वापस कर दी है, उस पार्टी को वापस कर दी है जिससे हमने उधार खरीदी थी। क्रेडिटर्स कितने की चीजें वापस कर दी है? 1,500 की। अब सिंपल सी बात है, एक मिनट, हमने चीजें वापस कर दी हैं। आप ये समझें, सपोज मिस्टर ए है, इससे चीजें परचेज की हैं मिस्टर एक्स ने। कितने की चीजें खरीदी हैं? सपोज 1,500 की। मैं वैसे एग्जांपल देने लगा। उधार खरीदी है, तो इसका मतलब है जब खरीदी थी तो ये लिखेगा इन्वेंट्री में इजाफा हुआ 1,500, और मेरा दूसरी साइड पे अकाउंट पेबल में इजाफा हुआ 1,500। एक मिनट, अच्छा जी, हमने करना था जी वाला पॉइंट, वो गलती से एच वाला पॉइंट पढ़ा जा रहा था। तो अच्छा जी, जी वाला पॉइंट, अच्छा जी वाला पॉइंट ये है, जी वाला पॉइंट है गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स। डेटर ने चीजें वापस कर दी 2,000 की। अब डेटर्स कौन है? जिसको हमने चीज उधार बेची थी। गौर से जरा बात सुनिए। अब उसने हमें चीजें वापस कर दी हैं। आप ये समझ ले, ये मिस्टर एक्स है, इसने चीज बेची है उधार। किसको? मिस्टर बी को या मिस्टर ए को, 2,000। जब बेची थी तो मिस्टर एक्स ने एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पास की होगी? उधार चीजें बेची हैं तो एक तो गुड्स में कमी हुई 2,000 की, चीजें बेची हैं ना, और एक दूसरे नंबर पे ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में माइनस किया, और एक दूसरे नंबर पे उधार बेची हैं तो अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हुआ। ठीक है।
अब हुआ क्या, मिस्टर ए को जब चीज़ें बेची, हम उसके पास गए, मिस्टर ए जनाब पैसे दो, कहता भाई ना अपनी चीज़ां भरो वापस ले जाओ, ये सही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, उसने चीज़ें वापस कर दी। अब मुझे बताएं, अगर उसने चीज़ें वापस कर दी हैं तो क्या, यानी जो पैसे लेने थे उसके बदले उसने वो चीज़ हमें वापस कर दी है जो उसने खरीदी थी, तो इसका मतलब है अब हमने उस शख्स से पैसे नहीं लेने क्योंकि उसने चीज़ वापस कर दी है। तो एक तो माइनस होगा अकाउंट रिसीवेबल में से, ये देखें ना, अकाउंट रिसीवेबल 2000 थे पहले जब चीज़ बेची थी, अब वापस आ गई है तो हम माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2000 से। और इन्वेंट्री जब बेची थी तो माइनस की थी, अब वापस आ गई है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी इन्वेंट्री दोबारा हमारे पास आ रही है, हम इन्वेंट्री में ऐड करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल में गुड्स रिटर्न जो कस्टमर ने हमें वापस की हैं उसको हम माइनस कर देंगे। अच्छा जी, ये है अकाउंट रिसीवेबल, 10,000 रुपये हमने लेना था, उसमें से उसने 2,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं, तो जितने की चीज़ें वापस कर दी हैं उतने पैसे अब हम उनसे नहीं लेने, लेना बनता भी नहीं है, उन्होंने चीज़ें वापस कर दी हैं। जब चीज़ें वापस की हैं तो चीज़ें बिजनेस में आ रही है, ठीक है, तो गुड्स में इजाफा हुआ, इन्वेंट्री इन्वेंट्री ये था दूसरा, ये वाला कॉलम, तो ये गुड्स में इजाफा हुआ, इन्वेंट्री वापस आ गई है, और जिन शख्स से पैसे लेने थे उसने ही वापस किया, तो हमने कहा ठीक है यार, तुम्हारे 10,000 रुपया बनते थे, 2,000 की तुमने चीज़ें वापस कर दी, बकाया 8,000 रह गया तुम्हारा, तो ये देखो 2,000 हम उनके पैसों में से माइनस कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें वापस कर दी उन्होंने। तो इसको मैं लाइन लगाई और यहाँ पे बैलेंसिंग की 1,95,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2,00,000, यहाँ पे 7,000, 10,000 में से 2,000 गए, बकाया हमने लोगों से जो पैसे लेने हैं वो 8,000 है, ये जो लोगों को पैसे देने हैं वो 10,000 है, और जो मालिक का सरमाया जो कैपिटल है वो उन्होंने जो शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी, मालिक ने सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की थी, 4 लाख का कैश शुरू में अगर आपको याद है, और 1 लाख का जो है वो फर्नीचर लेकर आया था। अब एच जो है वो इससे रिवर्स है एंट्री, वो क्या है जरा गौर से देखिएगा, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, अब हमने क्रेडिटर को चीजें वापस की, पहले हमें वापस की गई, पहले कस्टमर ने हमें वापस की थी, अब हमने क्रेडिटर्स को चीजें वापस कर दी 1,500 की। अब क्रेडिटर्स वो शख्स है जिसको हमने पैसे देने थे, हमने पैसे देने की बजाय उसको कहा भाई 1,500 की अपनी चीजें वापस ले लो, ये देखो ये क्रेडिटर्स आपको नजर आ रहे हैं 10,000 के, लाइन के दूसरी तरफ, ये इज इक्वल का निशान भी आप लगाते जाएं तो अच्छा होगा, इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब 10,000 रुपये हमने देने थे, हमने 1,500 की इसको चीजें वापस कर दी हैं, तो इसका मतलब है हमने 1,500 कर्जा वापस कर दिया, इसका यही मतलब है ना, 10,000 में से 1,500 गए उसके, हमने उसकी चीजें उसके मुंह पे मार दी, और जब हमने चीजें वापस की हैं तो चीजों की मिकदार में कमी वाक़या हुई, चीजें वापस की हैं ना, तो एक तरफ जिम्मेदारी में कमी वाक़या हुई और दूसरा इन्वेंट्री में कमी वाक़या हुई, 7,000 की इन्वेंट्री थी, हमने उसमें से 1,500 की जो चीज़ है वो वापस कर दी, तो इन्वेंट्री जब वापस की है तो बिजनेस में जो इन्वेंट्री मौजूद है उसमें कमी वाक़या हुई, जिसको वापस की है उसका कर्जा भी कम हो गया, हमारे हमने उनको पैसे देने थे, कर्जा कम हो गया, कर्जा भी कम हो गया, हमारे पास जो चीज़ हमने दी उसमें कमी वाक़या हुई, हमने इन्वेंट्री दी है तो इन्वेंट्री में कमी वाक़या हुई, हमने गुड्स दी हैं, गुड्स की तादाद में कमी वाक़या हुई। अब इसको अंडरलाइन किया, और हम लिखेंगे बैलेंसिंग 1,95,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2,00,000, 7,000 में से 1,500 माइनस किया, ये आ गया 5,500,
और यहाँ पे आ गया 8,000। 10,000 में से 1,500 हमने चीज़ें वापस कर दी, बकाया जो कर्जा लोगों का रह गया वो कितना है 8,500। और जो माली का सरमाया है उसमें उसी तरह कोई चेंज नहीं है, ये आ गया 5,00,000। लो जी अगली ट्रांजैक्शन। अगली जो ट्रांजैक्शन है वो पेड सैलरीज, आखिरी लाइन आपको नजर आ रही है। पेड सैलरीज का मतलब है हमने सैलरीज अदा की। पेड का जब भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब कैश गया बिजनेस में से, तो कैश गया, कैश में हमें कमी वाकया हुई तो कैश को हम माइनस कर देंगे। ये कैश है, पहला कॉलम माइनस कर दिया। दूसरा इंपैक्ट, हमने क्यों माइनस किया, कैश क्यों पे किया, क्योंकि हमने सैलरीज अदा की और सैलरीज हमारा एसेट नहीं है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, ऑनर सिक्योरिटी नहीं है, वो एक्सपेंस है। सैलरीज क्या है, हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस में इजाफा हो तो क्या होता है, नेट इनकम कम होती है, नेट इनकम कम हो तो कैपिटल कम होता है। याद है मैंने एक्सपेंस की बड़ी डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्सपेंस कैपिटल को कम कर देते हैं। तो यहां से एक्सपेंस माइनस होंगे कैपिटल, सॉरी माइनस होंगे कैपिटल में से, ये कैपिटल में से माइनस हो गए। और इसकी डिटेल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़ी एग्जाम्पल से समझाई थी कि क्यों एक्सपेंस जो है, मैंने कहा था 5 चीजें हैं वो कैपिटल को पे असरअंदाज होती हैं। लॉस माइनस होता है, ड्राइंग्स माइनस होती हैं, एक्सपेंस माइनस होता है, ठीक है। और एक चीज ऐड होती है वो है इनकम, इनकम ऐड होती है। तो ये आप याद रखिएगा इन चीजों को। आगे आ गया बैलेंसिंग। 1,95,000 में से 1,500 माइनस किया, पहले 1,000 माइनस किया तो आ गया 1,94,000, तो 1,93,500 10,000 2,00,000 5500 8,000 8,500 ये जो लोगों को हमने पेमेंट करनी है। और माली का सरमाया 5 लाख में से कम होके 4,98,500। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो नीचे है, 1 मिनट, 2 ट्रांजैक्शन रह गई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कहता है नगद चीजें हमने बेची हैं 3,000 की, कॉस्टिंग रुपीज 1,800। क्या मतलब, गुड्स हमने नगद बेची हैं 3,000 की, कॉस्टिंग जिनकी कीमत थी 1,800, यानी ऐसी चीजें जिनकी कीमत थी 1,800 वो हमने 3,000 की नगद बेची हैं। अब जरा सुने, जरा इस चीज का जरा ध्यान से सुनना आपने। यानी आप ये समझें, चीज थी 1,800 की, वो बेची कितने की है 3,000 की, तो मुनाफा कितना हुआ 1,200, प्रॉफिट हो गया। यानी 1,800 की चीज 3,000 की बेची, 1,200 प्रॉफिट हो गया। इस ट्रांजैक्शन के 3 इंपैक्ट हैं। कितने इंपैक्ट हैं, 3। चीज जो कम हो रही है वो 1,800 की कम हो रही है, यानी चीज कॉस्टिंग रुपीज, जहां कॉस्टिंग आ जाए ये उसकी असल कीमत है। 1,800 की चीज कम हो रही है, जो चीज बेची उसकी असल कीमत 1,800 थी, हमने जो माइनस करनी होती है यहां पे वो असल कीमत माइनस करनी होती है। तो हमारे पास टोटल जो माल था वो 5,500 का था, उसमें से 1,800 का की चीज हमने बेच दी, लेकिन उसके बदले पेमेंट कितनी आई, कैश कितना आया 3,000, तो कैश में इजाफा हुआ 3,000। बाकी 1,200 का नफा हो गया। प्रॉफिट जितना आता जाएगा मालिक का सरमाया बढ़ता है, ये मालिक का प्रॉफिट है, तो मालिक का प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां पे 1,200 जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो गया। 3 इंपैक्ट, चीज की असल कीमत इन्वेंट्री से माइनस करना है, जितना कैश वसूल कर रहे हैं वो कैश में ऐड करना है, जितना प्रॉफिट है वो जाके कैपिटल, प्रॉफिट पे हक मालिक का होता है, तो मालिक का सरमाया
यानी ये प्रॉफिट, अगर मालिक चाहता तो ये प्रॉफिट लेके जा सकता था, मालिक ने दोबारा उसको इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो ये भी इन्वेस्टमेंट बन गई। तो इसको एक मिनट में कैलकुलेटर निकालूं, इसको जमा नफी करते हैं। कैलकुलेटर आ जा भाई। आ गया जी, कैलकुलेटर मिल गया जी। अच्छा जी, 1,93,500 जमा 3,000, सीधा सीधा ये आ गया 1,96,500 प्लस 10,000 प्लस 2,00,000, 5500 में से 1,800 माइनस करना है, ये आ गया 3,700, ये आ गया 8,000। यहाँ पे जो लोगों को पेमेंट करनी है वो 8500 पेमेंट करनी है, और इसको जमा कर लें जी 4,98,500 जमा 1,200, 4,99,700। आखिरी ट्रांजैक्शन रह गई है, गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। मालिक ने चीजें ले गया, कितने की? 3,000 की। क्या चीज ले गया? गुड्स, चीज लेके गया है वो घर के इस्तेमाल के लिए। गुड्स कहते हैं इन्वेंट्री को। हमारे पास इन्वेंट्री कितनी थी, ये सारी कितनी लेके गया? 3,000 की। इन्वेंट्री है कितनी थी हमारे पास? 3,700। 3,700 में से वो 3,000 वो घर ले गया। लो जी, ये आ गया 3,700 में से इन्वेंट्री कम हो गई है, बिजनेस में कम हो गई है। और अगर मालिक ले गया तो ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स किस में से माइनस होंगी? कैपिटल में से। तो ये 3,000 जो है वो कैपिटल में से ये माइनस होगी। बाकी हम इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा ये बैलेंसिंग करते हैं। 1,96,500 10,000 2,00,000, 3,700 में से 3,000 की चीज़ें चली गई, बकाया रह गई 700 की, और अब रह गया 8,000। ठीक है, और इसमें कितना जी? 8,500, और 4,99,700 में से चीज़ें जो हैं ये रह गया 4,96,700। अब आपने जब क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अब आपने इनको टोटल कर लेना है। तो एक मिनट, टोटल कर लें पहले। 1,96,500 जमा 10,000, एक मिनट, ये 10,000 ही है, 1,00,000 है, भी चेक कर रहे हैं। 1,00,000 है, 10,000 नहीं है, ये 1,00,000 है, 1,00,000 है, 1,00,000 है, और 1,00,000। अच्छा जी, 1,00,000 जमा 2,00,000 जमा 700 और 8,000।
एक मिनट, लो बेटा, ये इस तरीके से आपने इसको जो है वो कैरी करना है क्वेश्चंस को। अब बाकी जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं उसको ज़ुबानी पढ़ता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ, और आपने उसको घर से करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, तो दो क्वेश्चन, एक समझा देता हूँ और एक असाइनमेंट के तौर पे आपको दूंगा, वो आपने करना है। एक मिनट, किधर गया? प्रॉब्लम नंबर 3, एक मिनट। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम नंबर 3 मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हम ये करने जा रहे हैं, इसको समझाता हूँ डिटेल के साथ, ठीक है। इसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में मुझे पूछ लेना कि किस तरीके से इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। लो जी, पहली बात, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कहता है बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 1 लाख, बिल्डिंग 7 लाख और मशीनरी 2,10,000। पहली बात, जब कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया, कैश में इजाफा हुआ, एसर साइड पे कैश में इजाफा हो जाएगा। बिल्डिंग भी इन्वेस्ट की, बिल्डिंग में इजाफा हो जाएगा। मशीनरी इन्वेस्ट की, मशीनरी में भी इजाफा होगा। तो 3 चीजें आपने एसर साइड पे लिखनी है, और तीनों को जमा करके कैपिटल में लिख देना। 1,70,000 और 2,10,000, ये तीनों को जमा करके दूसरी साइड है सरमाया, मालिका सरमाया भर गया। वो जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट करेगा सारे के सारे हम एसेट के तौर पे लिखते जाएंगे। अगर वो एसेट है, कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो 2 चीज़ें लेके आए। पिछले क्वेश्चन में वो 2 चीज़ें लेके आया था, उससे पिछला हमने किया था वो 1 चीज़ सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट उसने की थी। इस दफ़ा उसने बिजनेस में 3 चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, तो तीनों एसेट साइड पे लिखेंगे और उतनी ही अमाउंट हम कैपिटल में लिख देंगे। नंबर 2, अब वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 30,000। कहता है ये 15,000, 2 चीज़ें उसने खरीदी हैं। मैं इसको साथ साथ यहाँ पे समझाता जाता हूँ, यहाँ पे नीचे समझा। अब वो कहता है गुड्स हैं उसने खरीदी हैं। टोटल गुड्स कितने की खरीदी हैं? कहता है टोटल उसने खरीदी है, एक 15,000 की खरीदी है, एक 30,000 की। ये देखिए, जो एक है 15,000 की और एक उसने खरीदी है 30,000 की, ठीक हो गया। जो 30,000 की है वो क्रेडिट पे खरीदी है, जो 15,000 की खरीदी है वो नगद खरीदी है, कैश पे खरीदी है। इसका मतलब है टोटल हमने कितने की चीजें खरीदी? 30,000 की, 15,000 की, टोटल खरीदी हमने 45,000 की। पहली बात, पहला इंपैक्ट, इसके 3 इंपैक्ट होंगे। पहला इंपैक्ट मैं लिखने लगूँ, ये पहला इंपैक्ट, इन्वेंट्री में इजाफा होगा 45,000 से, गुड्स में इजाफा होगा, इन्वेंट्री में इजाफा होगा, क्योंकि इन्वेंट्री आपने 45,000 की परचेज की। 45,000 में से आपने 15,000 रुपया आपने अदा कर दिया, तो 15,000 कैश में कमी वाकया हुई, ठीक हो गया। 2 इंपैक्ट हो गए। तीसरा इंपैक्ट, कुछ पैसे आपने पे अभी करने हैं, उधार चीज खरीदी है, और उधार चीज खरीदे तो उसकी पेमेंट करनी हो, तो वो अकाउंट पेएबल है, जिम्मेदारी में इजाफा हुआ। तो दूसरी साइड जहां पे लायबिलिटीज लिखा हुआ है उसके नीचे आप लिखेंगे अकाउंट पेएबल, और 30,000 रुपया आप यहां पे ऐड कर देंगे। दोबारा सुने, ट्रांजैक्शन ये थी कि 15,000 की टोटल चीजें परचेज की हैं, उसमें से 30,000 की जो है वो क्रेडिट पे हैं, 15,000 की नगद है। टोटल चीजें हमारे पास 45,000 हैं, इन्वेंट्री में इजाफा 45,000, उसमें से 15,000 हमने पेमेंट कर दी, कैश में कमी वाकया हुई 15,000, और 30,000 रुपये अभी जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि 30,000 की अभी पेमेंट करनी है, अकाउंट पेबल में इजाफा हुआ 30,000। तो इस ट्रांजैक्शन का ये इंपैक्ट हुआ।
साथ साथ नोट करते जाए, और ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये आपको मदद मिलेगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज, तीसरी ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 10,000, ये भी उसका रिवर्स है। अब वो कहता है चीजें सेल की, सोल्ड। कुछ नगद बेची हैं, नगद कितने की बेची हैं? 20,000 की। और उधार कितने की बेची हैं? 10,000 की। इसका मतलब है चीजें टोटल जो हम, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, 20,000 की कैश है, ये कैश पे हमने बेची, और यहां पे क्रेडिट पे बेची। जो चीजें बेची हैं गुड्स, इसका मतलब फिर वो टोटल कितनी बेची हैं? 30,000 की। जब चीजें 30,000 की बेची हैं तो चीजों में जो कमी वाकई होगी वो 30,000 की होगी। इन्वेंट्री में कमी वाकई हुई 30,000। ठीक हो गया पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट, उसके बदले 30,000 की चीजें जब हमने बेची हैं, इन्वेंट्री में 30,000 की कमी होगी, उसके बदले 20,000 रुपया पैसा आया, कैश आया, कैश में इजाफा हो गया 20,000 रुपया, कैश में इजाफा कर देंगे। अच्छा, बाकी 10,000 रुपया, बेची तो चीजें 30,000 की थी, बाकी 10,000 क्या गया? कहता 10,000 अभी वसूल करना है, क्रेडिट पे है, तो इसको हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल का एसेट नया क्रिएट करेंगे और इसमें इजाफा होगा 10,000 रुपया। दोबारा सुने, कैश में इजाफा क्योंकि चीज नगद बेची है, पैसे आए 10,000, इसलिए कि अभी हमने पैसे 10,000 लेने हैं। 10,000 का में अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा, हमने लोगों से 10,000 लेना है, और कैश 20,000 ले लिया, कैश में इजाफा, और 30,000 इन्वेंट्री में से माइनस होगा क्योंकि 30,000 की चीजें बिजनेस से जा रही हैं, बिजनेस में कमी वाकया होगी। ठीक हो गया। ये होगी ट्रांजैक्शन, ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज 10,000। नंबर 4, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय असलम। असलम कौन है? वो मालिक है उसका, 1,00,000 रुपया। इसका ये मतलब है, नंबर 4 ट्रांजैक्शन, उसका ये मतलब है कि जो असलम है उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ये कैश है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ये बिजनेस है, ये ओनर है, आप समझ लें ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, और मालिक जूं जूं पैसा इन्वेस्ट करता जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, उसका कैपिटल बढ़ता जाएगा। तो ये जो नंबर 4 वाली लाइन है, ये वही है जिस तरह हम कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जब वो लेकर आएगा तो पैसे ही लेकर आएगा। तो 1,00,000 रुपया कैश में इजाफा, क्योंकि उस मालिक ने मजीद पैसा इन्वेस्ट किया तो कैश बढ़ गया बिजनेस में, और दूसरा ये कैश में इजाफा हुआ, और दूसरा कैपिटल में इजाफा हुआ, मालिक का सरमाया कैपिटल बढ़ गया, और कैपिटल भी उतनी अमाउंट से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इंपैक्ट क्या हुआ? कैश वाले कॉलम में ऐड कर देना 1,00,000, और मालिक का जो कि कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल में आपने 1,00,000 रुपया जमा कर देना। अच्छा जी, अगली बात, सैलरी पे टू अली, ये वही बात है, अली उली नहीं लिखना, सैलरी पेड। पेड का लफ्ज आ गया। नंबर 5 मैं यहां पे समझा देता हूं। नंबर 5, सैलरी पेड की है, पेड सैलरी, सैलरी हमने पे की है। जब पे करते हैं तो कैश में कमी वाकया हो जाती है, कैश में कमी वाकया होगी, कैश में कमी। हमने क्या पे किया? सैलरी, और सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, ये एसेट नहीं है। और एक्सपेंस किस में से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। ये मैं ऑलरेडी बात अभी भी बताई। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जहां पे मैं सर्कल लगा रहा हूं, कैश में कमी वाकया हुई और कैपिटल में कमी वाकया हुई। अच्छा जी, अगली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 6, जरा ध्यान से सुनना। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 200, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये ट्रांजैक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है? सैलरी पेएबल। मैंने आपको नाम लिखवाए हुए थे, मतलब एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अक्रूड एक्सपेंस। जब लायबिलिटी लिखवाई थी तो उसमें आपको नाम लिखवाए थे। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग की एक एग्जांपल आ गई, जरा सुने इसका क्या मतलब है। दोनों लाइनों में फर्क है। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं पेड सैलरी,
पेड सैलरी, जो अभी लाइन आपने पढ़ी ऊपर वाली, इस लाइन और इस लाइन में जरा फर्क समझिएगा। दूसरी लाइन है सैलरी स्टिल पेएबल, एक में लिखा हुआ पेड सैलरी, दोनों में फर्क समझिएगा। ये जो सैलरी पेड है इसका मतलब है दो चेंजेस की आई। एक तो सैलरी एक्सपेंस में इजाफा हुआ, सैलरी एक्सपेंस, और एक्सपेंस हम किस में से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। लो जी, एक तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया था जो ऊपर मैंने बताया, और दूसरा हमने अदा कर दी थी पेड, और जब हमने अदा कर दी तो कैश में कमी वाक़या होगी, जिस तरह मैंने अभी बताया। ये दूसरी जो लाइन लिखी हुई है इसे कहते हैं सैलरी बन चुकी लेकिन अदा नहीं की। मान लो कि ये एक बंदा है, आपके पास काम कर रहा है, आपने उसे कहा कि जनाब आप काम करो, हम आपको 10,000 रुपया अदा करेंगे। इस बंदे ने 1 माह पूरा काम किया, 1 मंथ काम किया। अब इसका हक है कि आप उसको 10,000 रुपया दो। अब ये बिजनेस है हमारा एक्स कंपनी, अब एक्स कंपनी का एक खर्चा बन चुका है 10,000 रुपया, खर्चा बन चुका है, खर्चा मार्ज वजूद में आ चुका है क्योंकि आपने काम कर लिया। जो ही आपने उस बंदे से काम लिया आपका खर्चा मार्ज वजूद में आ चुका है, वो दुनिया में पैदा हो चुका है, वो दुनिया में लब्बैक कह चुका है, वो जन्म उसका हो गया एक्सपेंस का। ये उसी तरह जिस तरह आपने जो ही बिरयानी खाई, आप एक दुकान पे गए, आपने कहा जनाब बिरयानी की प्लेट कितनी है? 20 रुपये, 20 रुपये कह रहा हूं, 200 रुपये की। अभी आपने बिरयानी की प्लेट का रेट पूछा, अभी बिरयानी का खर्चा क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि अभी आपने रेट पूछा। जो ही आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देकर आपने प्लेट खत्म की तो आपका खर्चा मार्ज वजूद में आ चुका है, दुनिया में मार्ज वजूद में आ चुका है। फरिश्तों ने लिख लिया है कि आपने एक प्लेट बिरयानी की खा ली है, खर्चा बन चुका है। वो अलहदा बात है, आप अदा करें या ना करें, वो अलहदा बात। मेरी बात जरा फॉलो करें। इसका मतलब है ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है ना, सैलरी स्टिल पेएबल, इसका मतलब है सैलरी बन चुकी है, खर्चा मार्ज वजूद में आ चुका है, लेकिन आपने अदा कोई नहीं किया। खर्चा मार्ज वजूद में आ चुका है लेकिन इस दफा आपने अदा नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, ये एसेट्स आर इक्वल टू, ये इक्वेशन होती है लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। मैं मुख्तसर जरा बताने लगा, ये इसका इंपैक्ट जरा चेक कीजिएगा। एक तो खर्चा बन चुका है, सॉरी किधर गया है, एक तो खर्चा बन चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होगा। तो यहां पे जब हम लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल में जितनी भी अमाउंट होगी उसमें से ये हम माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट है। अभी देख ही लेते हैं कितनी अमाउंट है, क्योंकि खर्चा बन चुका है। ये जो सैलरी पेड टू वाली है और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दोनों में सैलरी मार्ज वजूद में आ चुकी है, खर्चा बन चुका है। तो दोनों में हम सैलरीज जो है वो माइनस कर देंगे। कितनी है? 200 की। ये कैपिटल में से माइनस होगा, लो जी ये माइनस हो गया। दूसरी बात, अगर हम पे कर देते तो कैश में से माइनस कर देते, ऐसा साइड पे जो कैश लिखा होता है तो उसमें से हम माइनस कर देते, लेकिन अभी हमने पे कोई नहीं की इस दफा। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी अदा करनी है, अभी अदा करनी है, तो ये आपके लिए जिम्मेदारी बन गई। तो जिम्मेदारी लायबिलिटी वाले कॉलम में आपने लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल। आप जो आसान नाम है वो लिख लें। तो लायबिलिटी में एक लिखा होगा आपने अकाउंट पेएबल, उसी के साथ आपने एक और अकाउंट बना लेना है सैलरी पेएबल का, सैलरी अदा करने वाली है। तो इस सैलरी पेएबल वाले कॉलम में आपने 200 रुपया ऐड करना है। तो दो इंपैक्ट क्या हो गए, सैलरी है, एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस होना ही होना है। दूसरा इंपैक्ट क्या है, क्योंकि अभी हमने सैलरी अदा नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी अदा नहीं की, तो अभी हम कैश में से माइनस नहीं कर सकते, तो वो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अभी अदा करनी है। तो जिम्मेदारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी वाले कॉलम के अंडर हमने ये लिखना है सैलरी पेएबल 200। तो इस तरीके से इसका सैलरी पे टू वाली, दोनों में सैलरी आउटस्टैंडिंग। फर्क क्या है, नंबर 5 में हमने सैलरी एक्सपेंस बना था और अदा भी कर दिया था, बिरयानी की प्लेट खाई और पेमेंट कर दी। नंबर 6 में क्या हुआ, बिरयानी की प्लेट खाई, पेमेंट कोई नहीं की। दोनों सूरतों में बिरयानी का खर्चा हो चुका है,
तो दोनों सूरतों में सैलरी सैलरी का नाम आ चुका है तो कैपिटल में से माइनस होगा। एक में पेड है तो कैश में से माइनस होगा, और एक में नॉट पेड है तो वो लायबिलिटी में चला जाएगा, दूसरा इंपैक्ट। तो सैलरी पेड का मतलब है कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कैपिटल में से माइनस तो नहीं होना है, और दूसरा पेएबल में भी आ जाएगा। तो बेटा ये है उसके इम्पैक्ट, सैलरी पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग। कोई भी हो, रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो इसी तरीके से आपने इसके इम्पैक्ट नोट करना है। नंबर 7 ट्रांजैक्शन पे आ जाए। बॉड सप्लाईज। सप्लाईज होता है ऑफिस का सामान, प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर के जो पेजेस हैं, स्टेशनरी है, इस तरह की कोई ना, स्टेपलर परचेज किया, स्टेपलर की पिन वगैरह परचेज की, कोई सामान, कोई स्टेशनरी का, तो ये हमारा एसेट होता है, याद रखिएगा। ऑफिस सप्लाईज क्या होता है? एसेट। क्या किया? 5,000 का क्या किया? क्रेडिट पे खरीदा, बॉट सप्लाईज फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या करना है, ये जो सप्लाईज हमने परचेज की हैं, एक मिनट, 5,000 की जब सप्लाईज परचेज किया तो बिजनेस में सप्लाईज की मिकदार में इजाफा हुआ, तो एसेट में एक और कॉलम ऐड कर लेना है सप्लाईज का, उसमें 5,000 ऐड, और हमने उधार खरीदी है, लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है अब हमने पेमेंट करनी है। जब पेमेंट करनी हो तो उसको कहते हैं अकाउंट पेबल। देखो, अगर गुड्स उधार खरीदी जाए या एसेट उधार खरीदे जाए और उसकी पेमेंट करनी है, वो अकाउंट पेबल में लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो पेमेंट करनी है वो उसी नाम के साथ लिखेंगे। मतलब सैलरी अदा नहीं ना की थी, हमने लिखा सैलरी पेबल। रेंट अदा ना करते तो रेंट पेबल। लेकिन अगर आपने गुड्स उधार खरीदी है या कोई एसेट उधार खरीदा है तो उसके पैसे अकाउंट पेबल में लिखेंगे। अब ये सप्लाईज है, ये एसेट है, एसेट और गुड्स दोनों उधार खरीदे तो ये अकाउंट पेबल है, तो अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, जिम्मेदारी में इजाफा हुआ, तो अकाउंट पेबल में आप इसको ऐड कर देंगे, सप्लाईज में ऐड और अकाउंट पेबल में ऐड। अगली बात, परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम। सलीम से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से समझनी है। परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम, सलीम से चीजें खरीदी हैं, फॉर ₹10,000, 10,000 की, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, उससे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। पहली बात, यानी 10,000 की चीजें खरीदी हैं सलीम से और हमें 10% डिस्काउंट मिला। इसका क्या मतलब है, जरा समझिएगा। टोटल चीजों की कीमत की कितनी थी? टोटल लिस्ट प्राइस, टोटल लिस्ट प्राइस थी हमारी चीजों की 10,000। डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट का मतलब है रायत, अगर आपको याद हो, हम बहस करके, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो एट द स्पॉट हम बहस करके छुड़वाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, वो मिला 5%। 5% का क्या मतलब है? 10,000 पे 5% निकालें तो कितना डिस्काउंट बनता है? 5%। 10,000 पे 5%, हमें इतने के पैसों की रायत मिल गई, तो ये आ गया 500। इसका मतलब है हमने जो चीजें परचेज की हैं या सेल की हैं, एक मिनट, एक मिनट, ये ट्रेड नंबर 8, हमने चीजें परचेज की हैं। अच्छा जी, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। इसका मतलब जो चीजें हमने खरीदी हैं वो एक्चुअल उनकी कीमत 9,500 है, 10,000 नहीं है। तो पहली बात, जब हम ट्रांजैक्शन में अमाउंट ऐड करेंगे तो 9,500 ऐड करनी है, 10,000 ऐड कोई नहीं करना। टोटल दी 10,500 तो रायत मिल गई, हमें जो चीज पड़ी है, कीमत पड़ी है, जो हमारे नजदीक कीमत है, लागत है, वो तो 9,500 है। अब हमने क्या करना है, किससे खरीदी है? हमने सलीम से खरीदी है, 10,000। अच्छा, एक और बात, एक होती है ट्रांजैक्शन कैश और एक होती है ट्रांजैक्शन क्रेडिट, उधार। कैश और क्रेडिट के दरमियान फर्क जरा समझ लीजिएगा। अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो कि ये उधार है या नगद है चीज, तो हम उसको कैश समझेंगे कि भाई ये कैश है।
अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो कि ये चीज़ खरीदी है या बेची है, नगद बेची है उधार है, तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि ये नगद बेची गई, पहला रूल। ठीक हो गया। अगर सवाल में बता दे कि ये ऑन क्रेडिट है, ऑन अकाउंट है, तो वो उधार समझी जाएगी, क्योंकि ऑन अकाउंट का मतलब उधार है। लेकिन सवाल में कुछ नहीं बताया ना नगद का ना उधार का, तो फिर हम उसको नगद तस्वर करेंगे। ठीक है। दूसरा रूल, अगर सवाल में कुछ नहीं बताया, ना कैश बताया है नगद खरीदी है, ना ये बताया है क्रेडिट पे खरीदी है, लेकिन जिस शख्स से खरीदी है उसका नाम बताया हुआ है, फिर हम समझेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट पे है, उधार है। दोबारा सुने, ये बड़ी टेक्निकल बात बताई। अगर सवाल में, दोबारा सुने, बता दिया जाए ये कैश पे बेची गई या खरीदी गई, तो समझो ये कैश है। अगर सवाल में बताया जाए ये क्रेडिट पे बेची गई, ऑन अकाउंट पे बेची गई, तो फिर भी उधार है। कैश पे बताया गया तो नगद है, बताया गया उधार खरीदी है तो उधार है, इसमें कोई बात नहीं। दूसरा रूल, अगर सवाल में ये नहीं बताया कि नगद खरीदी है ना उधार, ना उस बंदे का नाम दिया गया है जिससे हमने खरीदी है, वो नाम भी मेंशन नहीं है, नाम भी नहीं मेंशन, कैश का लफ्ज भी मेंशन नहीं है कि कैश पे खरीदी है, क्रेडिट का लफ्ज भी मेंशन नहीं है, तो फिर हम समझेंगे ये नगद खरीदी गई। ठीक है। रिपीट में सुनिएगा, उसको चीज को नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर सवाल में ना कैश पे बताया गया है ना क्रेडिट पे बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि जिस बंदे से खरीदी गई है उसका नाम ये है, तो फिर हम समझेंगे ये उधार ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में ये चेक कीजिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम, सलीम से चीज खरीदी है, लेकिन क्या नगद है उधार है, कुछ नहीं मेंशन, लेकिन सलीम का नाम मेंशन है जिससे खरीदी है, तो हम ये समझेंगे ये उधार है। 10,000 5% डिस्काउंट के साथ। पहली बात, हमने चीज कितने की खरीदी, परचेज किया, गुड्स, इन्वेंट्री। हमने असल में इन्वेंट्री जो खरीदी है उसकी कीमत हमारे नजदीक 9,500 है। बात समझ लगी, जो ऊपर वाली ये वाली 9,500, ये आपने कैलकुलेशन क्वेश्चन के बाद दूसरे पेज पे कैलकुलेशन शो करनी है। मतलब टोटल प्राइस है 10,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 500, तो टोटल जो चीज़ें हमें मिली हैं उनकी लागत है 9,500। तो इन्वेंट्री में 9,500 से इजाफा करेंगे, और हमने चीज़ उधार खरीदी है, उधार खरीदी है तो उसकी पेमेंट करनी है, तो अकाउंट पेबल वाली जिम्मेदारी में इजाफा हुआ, तो ये हम इन्वेंट्री एसेट में इजाफा करेंगे, एसेट वाले कॉलम में, और अकाउंट पेबल लाइबिलिटीज के नीचे जाके अकाउंट पेबल में 9,500 का इजाफा कर देंगे। अगली बात, सोल्ड गुड्स टू उस्मान, उस्मान को चीज बेची है 5,000 की, कॉस्टिंग रुपीज। ये उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस 1,800 की चीज 3,000 में बेची थी, ये उसी तरह 4,000 की चीज हमने 5,000 की बेची है, नाम मेंशन है तो नगद बेची है, सॉरी उधार बेची है उस्मान को, क्योंकि कुछ नहीं मेंशन कैश का ना क्रेडिट का, लेकिन नाम मेंशन है, तो फिर इसका मतलब है उधार बेची है। तो इसका 3 इंपैक्ट हुए। पहली बात, हमने जो एक इन्वेंट्री बेची है टोटल 4,000 की, 4,000 की इन्वेंट्री बेची है 5,000 में, और 1,000 का हमें हुआ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैपिटल में सीधा सीधा जाएगा, कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। बाकी जो चीज बेची है उसकी कीमत, असल कीमत थी 4,000, ये जो 4,000 है ये इन्वेंट्री में एसेट वाली साइड पे इन्वेंट्री में जाके माइनस हो जाएगा। ठीक होगा। बाकी रह गया 5,000, ये 5,000 हमने उधार पैसे, ज़्यादा चीज जब बेची है तो या तो पैसे आएंगे या हमारे मकरूज में इजाफा हो जाएगा। तो ये 5,000 अभी हमने पैसे लेने हैं, उधार है, तो अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट में इजाफा हो जाएगा। 3 इंपैक्ट क्या क्या, दोबारा सुनिएगा। 4,000 की इन्वेंट्री 5,000 में बेची, इन्वेंट्री में 4,000 की कमी हुई, अकाउंट रिसीवेबल में 5,000 का इजाफा हुआ क्योंकि हमने उधार बेची है, और 1,000 सीधा सीधा कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। 11 नंबर पे आखिरी, कैश रिसीव फ्रॉम उस्मान। आपको याद है ये उस्मान कौन था भला? ये उस्मान वो था, ये नंबर 9 वाला, जिसको हमने 5,000 की चीजें उधार अभी अभी बेच के गए थे। सॉरी नंबर 10, सॉरी पहले, कैश पे टू सलीम 5,000।
ये सलीम वो शख्स है जिससे हमने 9,500 की चीजें बेची थी, 9,500 की चीजें हमने उधार खरीदी थी सलीम से, उसको हमने 5,000 वापस कर दिए। अकाउंट पेबल में कमी हुई 5,000 और कैश में कमी हुई। अगली बात, कैश रिसीव फ्रॉम उस्मान, ये उस्मान वो शख्स है जिसको अभी अभी हमने 5,000 की चीजें बेची थी, तो उस 5,000 की जब चीजें बेची थी उधार, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, तो अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट में कमी वाक़ हुई और अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट में 2,000 कम कर देंगे और कैश में 2,000 इजाफा कर देंगे। तो बेटा ये है आज का लेक्चर। अभी जहाँ तक अगर आपने ये क्वेश्चन